जय भारत डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीजें देख ली। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं, है ना, और वो हमें कैसे मालूम पड़ा था, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे और फाइनली हमने वहां पे देखा था एक डिवाइस जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बच्चों देखिए, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है वो कहीं ना कहीं हमें मालूम ही है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कंडक्टर हम किसे कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं करंट। और यहाँ पे इंसुलेटर हम किसे कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो वन बाय वन बच्चों दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले कंडक्टर क्या लिखा हुआ देखिए, सब्सटेंसेस विच इजीली अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, जिस बॉडी में से चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कह देते हैं, कंडक्टर। ठीक है, ये चीज बच्चों हमें कहीं ना कहीं मालूम ही है। तो इसका रीजन क्या होता है ना, उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है, उसका रीजन क्या है, दे हैव मोबाइल चार्ज कैरियर। बच्चों कुछ चार्ज कैरियर होते हैं जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसे सब कंडक्टर्स के अंदर कुछ मोबाइल चार्ज कैरियर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, कंपैरेटिवली फ्री होते हैं, बॉडी में मूव होने के लिए फ्री होते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर उस पर हम इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस डालेंगे तो वहां पे उस बॉडी पे इजीली फ्लो हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों ऐसे सब्सटेंसेस में से चार्ज जो है वो इजीली फ्लो हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, when some charge is transferred to an isolated conductor it readily gets distributed over the entire surface of the conductor। बच्चों देखिए, ये पॉइंट हमें समझना होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फिगर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, जैसे हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक स्फीयर में ले लेता हूँ, है ना, ये कोई एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, हम ऐसा मान लेते हैं ये कोई एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर पे हम बाहर से कोई एक चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रॉड है, हमारे पास कोई एक रॉड है, ये रॉड हम यहाँ पे टच करवा रहे हैं इसके साथ, और इस रॉड पे इनिशियली पॉजिटिव चार्ज है, इस रॉड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो कांटेक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा का पूरा इस स्फीयर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इस स्फीयर की बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो ये जो कंडक्टर होता है उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि ये जो कंडक्टर है उसके अंदर, बॉडी के अंदर, है ना। ऐसा नहीं होता कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे अंदर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये जो चार्ज है वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमने रॉड के साथ कांटेक्ट में करवाया, तो ये चार्ज जो है उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर ये इस तरीके से स्फीयर है। बट बच्चों एक कंडीशन है यहाँ पे, ये कंडक्टर कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या मालूम है, ये वाला जो स्फीयर है दूसरे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे ये, मान लीजिए जैसे ये रॉड से हमने इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, अगर यहाँ पे इस स्फीयर के पास मैं कोई दूसरा एक रॉड ला रहा हूं इस तरीके से, है ना, इस पे यहाँ पे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरा पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतने रीजन में ही वहां पे, है ना, इतने रीजन में ही हो जाएगा, इतने रीजन में ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पे इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस केस में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, है ना। कंडीशन क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब और कोई इलेक्ट्रिक चार्ज के वहां पे इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर है तो ये जो हमने ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया वो उसकी सरफेस पे, है ना, सिर्फ और सिर्फ जो आउटर सरफेस होती है कंडक्टर की उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ना कि उसके इंटीरियर में, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर्स, तो ये सारे के सारे कंडक्टर्स हैं। दूसरा हो गया बच्चों इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हमें मालूम है, इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। तो इसका एग्जांपल क्या है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जैसे कि ग्लास हो गया,
porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of the electricity through them, hence they are called as an insulator. अब देखिए इस केस में क्या होता है, इंसुलेटर के केस में इफ सम चार्ज इज पुट ऑन द इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस. बच्चों देखिए कंडक्टर में क्या होता था, कंडक्टर में अगर हम कोई चार्ज उस पर डाल रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, तो वो उसकी सरफेस पे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जबकि इंसुलेटर के केस में जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बॉडी है ना, यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल है. अगर यहाँ पे हम कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरीके से, है ना, यहाँ पे हम कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसकी सरफेस पे ही, है ना, इसकी सरफेस पे ही रहेगा, सेम प्लेस पे ही रहेगा, ये बॉडी के अंदर फ्लो नहीं होता. जैसे ये कंडक्टर में होता था, सरफेस पे पूरी की पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, वैसे नहीं होता. वो जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट उस चार्ज को डाल रहे हैं तो वही उस पोजीशन पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है. थर्ड मटेरियल है बच्चों सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर हम किसे कहते हैं? सेमीकंडक्टर बच्चों देखिए ये एक ऐसे मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी, है ना, जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होता है, इंसुलेटर से ज्यादा होता है, बट कंडक्टर के कंपैरिजन में वहां पे उनका कंडक्टिविटी कम होता है ना. मतलब इस केस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, या फिर मैं ऐसा कह दूं करंट, वो इंसुलेटर के कंपैरिजन में वहां पे ज्यादा फ्लो होगा, इजीली फ्लो होगा, बट कंडक्टर के कंपैरिजन में वहां पे वो कम फ्लो होगा. तो वही चीज लिखी हुई है, सेमीकंडक्टर्स ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज which is intermediate between the conductors and insulator. ये मटेरियल जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो रेजिस्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है. ठीक है. तो बच्चों ये जो थर्ड यहाँ पे सब्सटेंस है सेमीकंडक्टर, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना. हमारे 12th में सबसे लास्ट चैप्टर जो है वो इस पे ही है, सेमीकंडक्टर्स पे ही है. तो इस पे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब आएगा ये. इसके कुछ अगर एग्जाम्पल बता दूं कुछ मटीरियल, तो ये होता है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना. इस तरीके के कुछ मटेरियल्स हैं जो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों अर्थिंग. एक छोटा सा टर्म है, तो ये अर्थिंग का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं. तो बच्चों देखिए ये जो वर्ड है अर्थिंग, वो शायद आपको कहीं ना कहीं सुनने में आया होगा. ठीक है. बच्चों अर्थिंग कहाँ कहाँ पे करते हैं अगर वो चीज बताऊं, तो जैसे जो हमारा घर का जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग किया जाता है ना, तो बच्चों घर के वायरिंग में भी अर्थिंग किया जाता है. ठीक है. और अगर एक दूसरा सिंपल एग्जांपल बता दूं, तो बच्चों जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं, है ना, घर के आसपास जो हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेन्स के जो वायर आते हैं, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं, तो उन पोल से ऊपर से अगर हम देखेंगे तो कहीं कहीं पे आपने देखा हो तो एक मेटालिक वायर को, है ना, पोल के ऊपर से अर्थ के अंदर वहां पे फिक्स किया जाता है ना. एक मेटालिक वायर होता है, तो उस वायर को पोल के ऊपर से अर्थ के अंदर उसको फिक्स किया जाता है. तो वहां पे भी बच्चों वो क्या चीज, वो बेसिकली जो है वो अर्थिंग ही की जा रही है ना. वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं अर्थिंग ही है. तो ये अर्थिंग का मतलब क्या होता है उसे समझ लेते हैं. ठीक है. देखिए क्या लिखा हुआ है, when we bring a charged body in contact with the earth, all the excess charge on the body disappears by causing a momentary current to pass to ground through the connecting conductor. बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे कोई एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, उस पर कुछ एक्सेस अमाउंट में चार्ज होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है. अगर उस चार्ज बॉडी को हम अर्थ के साथ कांटेक्ट में ला रहा है कोई एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, है ना, कोई एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू या फिर कोई एक कंडक्टर के थ्रू, तो वो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों, अर्थ के अंदर, है ना, अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड एज ग्राउंडिंग और अर्थिंग. अर्थिंग का दूसरा नाम क्या है ना, ग्राउंडिंग. ठीक है. तो बेसिकली बच्चों अर्थिंग का मतलब क्या हुआ, कोई एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है, उसका पूरा का पूरा चार्ज अगर कोई एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू अर्थ के अंदर चला जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, अर्थिंग. उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कह देते हैं, अर्थिंग. तो बच्चों देखिए ये अर्थिंग का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है वो हमें समझना है. देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्थिंग प्रोवाइड्स सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस. बच्चों जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, तो उन सब केसेस में वहां पे अर्थिंग का रिक्वायर्ड होता है.
ठीक है, नहीं तो वो जो अप्लायंसेस हैं उनको वहां पे हार्म पहुंच सकता है ना। तो ये बच्चों अर्थिंग किस तरीके से काम करता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये केस देख लीजिए जहां पे अर्थिंग जो है वो नहीं किया गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम विदाउट अर्थिंग, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों देखिए, बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इतना जो पार्ट है इसको जाने दीजिए, ये ट्रांसफर और बाकी सब चीजें लिखी हुई है, यहाँ से इसको जाने दीजिए। बच्चों देखिए यहाँ पे ये दो वायर है ना, और ये जो एक होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। बच्चों जो घर का भी वायरिंग होता है उसमें बेसिकली 3 वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर और तीसरा होता है अर्थिंग वायर, है ना। यहाँ पे इस वायरिंग में अर्थिंग नहीं किया गया, इसलिए दो ही वायर दिखाए हुए हैं, एक है लाइव वायर और दूसरा है न्यूट्रल वायर। तो बच्चों करंट जो है वो इन दोनों वायर में से पास होता है ना, लाइव और न्यूट्रल वायर में से। तो बच्चों देखिए ये जो करंट है लाइव और न्यूट्रल वायर के थ्रू जो पास हो रहा होगा वो किसके अंदर पास हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई, है ना, वॉशिंग मशीन या फिर ये कोई एक रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर है, ऐसा मान लेते हैं। तो बच्चों जो करंट आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, रेफ्रिजरेटर के थ्रू, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर पास होके यहाँ से न्यूट्रल, ये करंट ऐसे आएगा यहाँ से और ये ऐसे पास होके चला जाएगा। अब बच्चों देखिए रीजन क्या है, अगर यहाँ पे ये जो लाइव वायर है इसमें कुछ फॉल्ट हो रहा है, ये जो कनेक्शन है ना, इस पॉइंट को देखिए जो मैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूं, अगर यहाँ पे कनेक्शन पे कुछ प्रॉब्लम्स है ना, तो ये जो करंट है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो कनेक्शन है इसमें कुछ फॉल्ट आ जा रहा है बाय चांस, तो ये जो करंट आ रहा है बाहर से, तो वो क्या होगा, वो करंट जो है वो इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी चला जाएगा, है ना। जिस करंट को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट करंट, जिस करंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, फॉल्ट करंट। तो ये करंट बच्चों इक्विपमेंट के अंदर से भी पास हो रहा है। तो अगर ऐसे इक्विपमेंट को कोई एक ह्यूमन, है ना, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, कोई एक पर्सन है, अगर इस इक्विपमेंट को टच करेगा तो ये करंट बच्चों देख सकते हैं, ये जो रेड कलर के एरोज हैं बच्चों, ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर ही है, जस्ट अभी अभी हमने देखा। तो ये बच्चों करंट जो है वो ह्यूमन बॉडी के थ्रू पास होके वहां पे चला जाएगा, है ना। ह्यूमन बॉडी में से भी पास होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में से तो पास हो ही रहा है, तो थोड़ा बहुत करंट जो है बच्चों ह्यूमन बॉडी में से भी पास हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चों वहां पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो सकता है ना। ह्यूमन बॉडी को बच्चों वहां पे शॉक लग सकता है, और ये जो करंट है ना, ये जो करंट है जो हमें नहीं चाहिए, है ना, ये बच्चों एक्सीडेंट के थ्रू मिल रहा है, तो इस करंट को हम कह देते हैं फॉल्ट करंट, है ना। तो यहाँ पे बच्चों अर्थिंग नहीं था, तो इस केस में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है उसको भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है, और ह्यूमन बॉडी जो है उसको भी बच्चों वहां पे कुछ ना कुछ हार्म पहुंच सकता है। बट अगर हम अर्थिंग प्रोवाइड कर दें बच्चों, देखिए ये अर्थिंग जो है वो किसके साथ हम प्रोवाइड करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का ये जो केसिंग होता है, इस केसिंग को, है ना, वहां पे हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये बच्चों कनेक्ट किया जाता है अर्थ के साथ। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगा, ये लाइव वायर यहाँ से करंट आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ, इक्विपमेंट जैसे रेफ्रिजरेटर है यहाँ पे कुछ फॉल्ट क्रिएट हुआ, तो इसकी वजह से करंट जो है वो इस इक्विपमेंट के अंदर पास होगा। बट अगर यहाँ पे अर्थिंग किया गया है तो ये जो करंट है बच्चों, ये जो करंट है वो सीधा के सीधा किसके अंदर पास हो जाएगा बच्चों, अर्थ के अंदर, है ना। ये जो एक वायर होता है वो कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, अर्थ के अंदर बच्चों कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि ये जो फॉल्ट करंट है ना, ये जो फॉल्ट करंट है आप देख सकते हैं अर्थ के अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। और अगर कोई एक ह्यूमन बॉडी को, एक पर्सन इस इक्विपमेंट को टच कर रहा है तो उसको बच्चों वो सेफ है, वहां पे उसको कोई भी, है ना, कोई भी वहां पे नुकसान नहीं होगा। तो बच्चों अर्थिंग का बेनिफिट ये है, अर्थिंग से सबसे पहले, है ना, कोई एक्सीडेंट होने से हम बचा सकते हैं और उस इक्विपमेंट को भी नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये फिगर में तो दिखा दिया हमने अर्थिंग इस तरीके से, भाई इक्विपमेंट के साथ हम इस तरीके से करते हैं, एक्चुअल में वो कैसे होता है तो वो मैं बताऊं। बच्चों देखिए जो भी जैसे हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन, तो उसमें जो उनका प्लग होता है, जो उनका बच्चों जो प्लग हम स्विच बोर्ड के अंदर डालते हैं, तो वो 3 पिन प्लग होता है। अगर आपको ध्यान हो, है ना, जो बड़े बड़े जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, तो उन सब के जो वहां पे प्लग होते हैं जो सॉकेट के अंदर हम डालते हैं, तो वो बेसिकली 3 पिन होते हैं। तो उस 3 पिन में बच्चों 2 पिन जो होती है ना, जो बच्चों छोटी सी 2 पिन होती है, तो वो 2 पिन के साथ
दो पिन के साथ बच्चों एक लाइव वायर कनेक्टेड होता है, दूसरा न्यूट्रल वायर, और जो बच्चों सेंटर में ऊपर जो बड़ी पिन होती है ना, वो अर्थिंग पिन होती है ना। वो कौन सी पिन होती है? अर्थिंग पिन। तो वहां पे अगर इक्विपमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो जो है अर्थिंग पिन के थ्रू करंट जो है बच्चों वहां पे घर के वायरिंग में, हमने जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग किया हुआ होता है वो अर्थ के अंदर बच्चों करंट पास हो जाए, इसी तरीके से क्या होता है। तो बच्चों थ्री पिन प्लग्स होते हैं ना, तो उसमें बेसिकली जो सेंटर में ऊपर एक बड़ा सा पिन हमें दिखता है वो अर्थिंग का होता है। वो किसका होता है? अर्थिंग का होता है। और उस पिन के थ्रू ही ये बच्चों फॉल्ट करंट जो है वो वहां से पास हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, है ना। बच्चों जो छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि मोबाइल का चार्जर हो गया, तो उसमें हम देखते हैं ना, तो एडेप्टर में दो ही पिन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो इक्विपमेंट इतना बड़ा नहीं है, उतने ज्यादा अमाउंट में वहां पे करंट भी पास नहीं हो रहा, तो वहां पे अर्थिंग, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग का ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, अर्थ वायर का। तो इसीलिए बच्चों वहां पे दो पिन्स ही होती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जनरली दो पिन्स ही होती है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया अर्थिंग। ठीक है, और अर्थिंग क्यों किया जाता है तो वो मैंने थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों देखिए, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं ना, बॉडी पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, चार्जिंग का एक और मेथड हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं। वो मेथड कौन सा था? देखिए, हम ये चीज पढ़ चुके हैं, जैसे कोई एक ग्लास रॉड है, उस ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के क्लोथ के साथ वहां पे रब कर रहे हैं तो उस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, सिल्क के क्लोथ पे वहां पे नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से बच्चों जो प्लास्टिक रॉड था, प्लास्टिक रॉड को अगर हम कैट्स फर के साथ वहां पे रब कर रहे हैं तो उस केस में भी बच्चों उन दोनों बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज वहां पे डेवलप हो रहा है। तो वो जो प्रोसेस था चार्ज, बॉडी पे चार्ज को डेवलप करवाने वाला, तो वो प्रोसेस जो था वो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। उस केस में हम जो है दो बॉडी के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता था, है ना, इसकी वजह से चार्ज डेवलप होता था। तो वो जो प्रोसेस था, है ना, चार्ज डेवलप होने का वो जो प्रोसेस था वो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और उस केस में दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ बच्चों कांटेक्ट में लाना पड़ता है। बट यहाँ पे ये जो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इस इंडक्शन के मेथड में बच्चों दोनों बॉडी को, जिस बॉडी को हमें चार्ज करना है, तो उन दोनों को वहां पे कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक सिंपल सा मेथड है, इसको जल्दी से देख लेते हैं किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं दो मेटालिक स्फीयर है ना, कंडक्टर 1 और ये कंडक्टर 2, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। इनिशियली दोनों न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं है एक्सेस। और ये जो हम देख रहे हैं ये दोनों जो है वो इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये दोनों क्या है? इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग स्टैंड इंसुलेटिंग स्टैंड इंसुलेटिंग स्टैंड यूज करने का यहाँ पे पर्पस ये है कि अगर बॉडी पे कोई चार्ज आ रहा है, वो चार्ज जो है, अगर ये स्टैंड कंडक्टिंग होता तो चार्ज पूरा नीचे चला जाता, तो एक तरीके से अर्थिंग हो जाता। तो इसीलिए बच्चों ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो अगर बॉडी पे कुछ चार्ज डेवलप हो रहा है तो वो नीचे नहीं जा पाएगा, है ना। तो बच्चों ये फर्स्ट स्टेप था। दो हम मेटालिक स्फीयर ले रहे हैं, दोनों कांटेक्ट में रख रहे हैं, दोनों अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कांटेक्ट में जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों के पास एक चार्ज्ड रॉड, आप देख सकते हैं इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है। तो इस चार्ज्ड रॉड को, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम स्फीयर ए के पास ले जा रहे हैं, उसको टच नहीं करवा रहे हैं, इस स्फीयर ए के पास, बहुत पास यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो अगर इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये जो सरफेस है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज सारे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वहां पे बच्चों आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो और बच्चों यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, है ना, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे और ये पॉजिटिव चार्ज थे, तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करके दूर पहुंचा देगा। और यहाँ पे दोनों जो स्फीयर है कांटेक्ट में है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे बच्चों स्फीयर बी पे चले जाएंगे। मतलब एक्सेस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्फीयर बी पे चला जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। तो ये वाली जो सरफेस है यहाँ पे, इस सरफेस यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे कुछ एक्सेस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ये स्टेप नंबर 2 हुआ। रॉड को हम पास ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज,
और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर दूर चले जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए ये जो रॉड है उसको एज इट इज हम स्फीयर ए के पास अभी रख ही रहे हैं, है ना, इसको हटाया नहीं है। ये जो रॉड है स्फीयर ए के बिल्कुल पास, हम उसको दोनों को टच नहीं करवा रहे, इस रॉड को एज इट इज स्फीयर ए के पास रखा गया और इस स्फीयर बी को हम दूर लेके जा रहे हैं। मतलब दोनों के बीच में अब कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों के बीच में अब कोई कांटेक्ट नहीं है। तो स्फीयर बी पे हमने देखा था बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, है ना। तो स्फीयर बी पे अब कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा, स्फीयर ए पे कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा। बट हम बच्चों ये प्रोसेस किस तरीके से करेंगे, इस रॉड को, है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है उसको पास रख के ही करेंगे। छोटी सी चीज ऐसे समझिए, अगर ये रॉड को हम निकाल देते हैं, अगर इस रॉड को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रिमूव कर देंगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे और वहां पे फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को इस स्फीयर ए के पास ऑलरेडी रखेंगे और, है ना, और इस स्फीयर बी को दूर लेके जा रहे हैं। तो स्फीयर बी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, स्फीयर ए पे नेगेटिव चार्ज। और बच्चों ये जो सरफेस है यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज होगा, इस वाली सरफेस पे थोड़ा बहुत एक्सेस पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, अब हमने क्या किया बच्चों, सी के बाद डी में इस चार्ज रॉड को हमने हटा लिया, यहाँ पे जो चार्ज रॉड था उसको हमने हटा लिया। तो बच्चों देखिए, आपको क्या देखना है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज जो एक्सेस नेगेटिव था वो क्या इस साइड था, अब वो बच्चों एक्सेस नेगेटिव चार्ज जो है वो इस साइड चला जाएगा, है ना, इस साइड चला जाएगा। उसका रीजन क्या है बच्चों, देखिए ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अभी बच्चों क्या है, फिलहाल ये जो दो स्फीयर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल पास है, कांटेक्ट में नहीं है बट नियर है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास है। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था वो अट्रैक्ट होके इस साइड चला जाएगा, आप देख सकते हैं ये, और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था वो अट्रैक्ट होके इस साइड चला जाएगा, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे दो स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेरी लेस है, बहुत कम है, बस कांटेक्ट नहीं है बट डिस्टेंस बहुत कम है। उसके बाद हम फाइनली क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ा रहे हैं। फिगर में आपको शायद दिख नहीं रहा बट ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने थोड़ा लार्ज कर दिया बच्चों, डिस्टेंस हमने लार्ज कर दिया तो दोनों स्फीयर जो है वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक चार्ज के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज इस पोर्शन में जो एक्सेसिव अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट था वो पूरी सरफेस पे बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो भी है वो भी बच्चों स्फीयर पे इस तरीके से यहाँ पे पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो बच्चों हम देख सकते हैं ये जो दोनों स्फीयर इनिशियली न्यूट्रल थे, दोनों पे बच्चों हमने कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप करवा दिया। और चार्ज डेवलप हमने कैसे करवाया, जिस बॉडी के थ्रू चार्ज डेवलप करवाया, जैसे ये ग्लास रॉड था, वो ग्लास रॉड बच्चों ये दोनों में से कोई भी स्फीयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, है ना। तो ये बच्चों जो प्रोसेस है चार्जिंग का, इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कह देते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों सिंपल सा मेथड है, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन पे बेस्ड एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है बुक में, एग्जांपल नंबर 1.1। बच्चों जो स्टेप्स हमने अभी फॉलो करे थे उसी तरीके के स्टेप फॉलो करने हैं। क्या दिया गया है स्टेटमेंट देखिए, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। बच्चों को एक मेटालिक स्फीयर दिया गया है, उस पर हमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है विदाउट टचिंग इट। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपल स्टेप जो फॉलो करना है ऑलरेडी हम फिगर में देख पा रहे हैं। बच्चों स्टेप 1 देखिए, ये एक आइसोलेटेड स्फीयर है, ये न्यूट्रल है, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है और ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे है इस तरीके से। स्टेप 2 हम क्या फॉलो करेंगे, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड, बच्चों हम देख सकते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस रॉड को हम स्फीयर के पास ले जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला जो पार्ट है स्फीयर का, यहाँ पे कुछ एक्सेस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे और ये जो है नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, तो नेगेटिव चार्ज दूर चले जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज अपोजिट वाली फेस पे यहाँ पे कुछ एक्सेस अमाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं,
स्टेप सी देखिए, या बच्चों हमें कौन सा चार्ज डेवलप करना है, स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो है उसे हमें हटाना होगा, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, यहां से कोई एक कंडक्टिंग वायर है ना, इस साइड से जहां पे नेगेटिव चार्ज था, जहां पे नेगेटिव चार्ज था, यहां से बच्चों एक कंडक्टर के थ्रू इसको हम कर दे रहे हैं ग्राउंड। बच्चों ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग, है ना, अर्थिंग बच्चों हम पढ़ चुके हैं। मतलब यहां से एक कंडक्टिंग वायर, जिस साइड नेगेटिव चार्ज है, यहां से कंडक्टिंग वायर ले जाके हम वहां पे अर्थ या फिर एक प्लेट जो है उस पर फिक्स कर देंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां से चला जाएगा अर्थ के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंडिंग करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज तो चला गया अर्थ के अंदर, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो रॉड है उसको अगर हम फाइनली रिमूव कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे, है ना, एंटायर सरफेस पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों, है ना, पॉजिटिव चार्ज जो हमें स्टेटमेंट में पूछा गया था कि भाई किस तरीके से वहां पे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज पजेस करता है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो वन बाय वन बच्चों सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहला है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऐड करना है तो वो किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को बच्चों हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, रियल नंबर्स जैसे जो एल्जेब्रिक सम करते हैं ना, है ना, सिंपल एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जिस तरीके से करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके का ऑपरेशन करेंगे। अगर हमें चार्जेस को ऐड करना है तो सिंपल जो नंबर्स को, रियल नंबर्स को जैसे ऐड करते हैं उसी तरीके से ऐड करेंगे। देखिए इफ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस q1 से लेके qn तक, तो उस केस में उस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, q1 प्लस q2 प्लस q3 अप टू qn, है ना। बट यहाँ पे बच्चों जब हम टोटल चार्ज सिस्टम का फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ये जो भी चार्जेस हैं वो चार्ज जो है उनके जो साइन है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो साइन को भी हमें साथ में वहां पे कंसिडर करना होगा, है ना। सिंपल सी चीज है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में टोटल 5 चार्जेस है ना, टोटल 5 चार्जेस है। पहला है +1, दूसरा है +2, तीसरा है -3, फोर्थ है +4 और फिफ्थ है -5। बच्चों ये चार्ज का यूनिट आप कोई भी एज्यूम कर लीजिए, कूलम एज्यूम कर लीजिए, है ना, यूनिट नहीं लिखा हुआ, कूलम एज्यूम कर लीजिए। तो ये टोटल 5 चार्जेस है। अगर ये 5 चार्ज का एक सिस्टम है ना, ये जो 5 चार्जेस है इनका एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटल चार्ज हो जाएगा +1, इन सबको ऐड कर देना है, +1 प्लस +2 प्लस, अब देखिए -3 है, नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे बच्चों उसके साइन के साथ ही हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद +4, है ना, और उसके बाद फाइनली -5। तो इन सब का अगर हम एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो हमें मिल रहा है -1, है ना। तो सिंपल इस तरीके से ये एडिटिविटी का वहां पे रूल है। बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों देखिए ये प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों देखिए आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, उस सिस्टम के अंदर ना तो चार्ज कहीं बाहर से अंदर आ सकता है और ना तो कोई चार्ज उस सिस्टम से बाहर जा सकता है। अब बच्चों ये जो पॉइंट है इसको अगर हम थोड़ा बहुत इलेबोरेट करें तो ये इस तरीके से हो सकता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सिस्टम है, जैसे कि हमारे पास इस तरीके से टोटल 3 कंडक्टर है, ये टोटल 3 कंडक्टर है। ये 3 कंडक्टर का हम मान लेते हैं ये एक सिस्टम है ना, 3 कंडक्टर का मान लेते हैं ये एक सिस्टम है। मान लेते हैं ये जो फर्स्ट वाला कंडक्टर है इस पे कुछ एक्सेस अमाउंट में चार्ज है +3 कूलम्ब जितना, +3 कूलम्ब जितना। ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है ना, चार्ज सिर्फ और सिर्फ इस पे है। तो बच्चों अगर इस सिस्टम का टोटल चार्ज हम फाइंड करेंगे तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 कूलम्ब। अब बच्चों देखिए अगर ये जो सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो भी स्फीयर्स है, अगर इन सबको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ला देंगे, मतलब इस तरीके से, जैसे ये एक स्फीयर हो गया, इसके साथ दूसरे स्फीयर को भी हमने कांटेक्ट में ला दिया और ये तीसरा स्फीयर, तो यहाँ पे बच्चों पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है ये जो एक्सेस चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं इन स्फीयर्स पे भी। तो पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है इस स्फीयर पे +1 कूलम जितना हो जाए चार्ज,
यहाँ पे भी +1 कूलम और यहाँ पे भी +1 कूलम। तो ये जो टोटल 3 कूलम था वो हर एक स्फीयर, अगर कांटेक्ट में है तो हर एक स्फीयर पे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर सिस्टम की बात करें, ये जो 3 स्फीयर है उससे बना सिस्टम की बात करें, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज तो क्या इतना ही रहा, +3 कूलम, है ना। जो पहले चार्ज था, क्या वो चार्ज बच्चों यहाँ पे बाद में भी है? तो है ना, ये एक सिंपल सा पॉइंट है भाई, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड, है ना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बच्चों देखिए इस पॉइंट को भी आपको समझना होगा। आप कहेंगे सर जो हमने कुछ केसेस देखे थे आगे, जैसे कौन सा केस, अगर इसको मैं हटा के यहाँ पे बताऊं, है ना बच्चों, ये चीज हम देख चुके हैं। जैसे ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के कपड़े के साथ वहां पे रब कर रहे हैं, जैसे ये ग्लास रॉड है ना, जैसे ये एक ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ये अभी न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे एक सिल्क का क्लोथ ले रहे हैं, इस तरीके से मान लेते हैं ये सिल्क का क्लोथ ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये सिल्क का क्लोथ, तो ये भी न्यूट्रल है। अभी इन दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब इस सिल्क के क्लोथ को हम क्या कर रहे हैं, इस ग्लास रॉड पे थोड़ी देर तक इसको रब कर रहे हैं, है ना, इसको बच्चों वहां पे घिस रहे हैं, वहां पे रब करवा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद रब करने के बाद बच्चों ये चीज हम देख चुके हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता था और इस पे बच्चों इस सिल्क क्लोथ पे नेगेटिव चार्ज। तो आप तो कहेंगे सर यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ, पहले चार्ज था ही नहीं, इस पे दोनों बॉडी पे चार्ज जो है वो हमने क्रिएट कर दिया। अब बच्चों देखिए चार्ज को हम क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वहां पे ट्रांसफर हो सकता है। तो बच्चों देखिए जब हमने रब किया तो उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी होगी, ये जो रॉड है, ये जो ग्लास रॉड है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे और ये इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए होंगे, ये इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे सिल्क के क्लोथ पे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है चले गए होंगे सिल्क के क्लोथ पे। तो इस सिल्क के क्लोथ पे कुछ एक्सेस अमाउंट में, है ना, कुछ एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर ये कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पे बच्चों यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो सिचुएशन ऐसे बनती है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक चार्ज को वहां पे खुद से क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगी, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो वहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगी, ठीक है। थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड कंडीशन में होता है ना। कैसे देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट all free charges are integral multiples of the basic unit of charge। अब बच्चों देखिए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है, E, और ये E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर उसको मैथमेटिकली देखें, जैसे कोई भी बॉडी पे जो चार्ज Q हो सकता है ना, कोई भी बॉडी पे जो चार्ज Q हो सकता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में। बच्चों ये n क्या दिखा रहा है आपको, इंटीजर, n क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो n है वो एक इंटीजर होगा, n का वैल्यू पॉसिबल हो सकता है 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। तो ये n जो है वो इंटीजर ही पॉसिबल है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, है ना। वही चीज देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज दैट ऑफ चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज बाय कन्वेंशन। बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम माइनस ही लिखते हैं और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो प्लस ही लिखते हैं, ये हमें मालूम है। और ये जो E का वैल्यू होता है वो इसके बराबर होता है। अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो बच्चों ये कंडीशन जो है वो फॉलो होना चाहिए। अगर कोई भी चार्ज Q लिख रहे हैं तो उस Q के बराबर n इंटू ई, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब बच्चों देखिए ये यहाँ पे ये जो कंडीशन है क्वांटाइजेशन वाली कंडीशन जो है वो क्यों होती है, उसका रीजन ये है, जैसे बच्चों कोई भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है या फिर बॉडी जो चार्ज लूज करती है
वो किसकी वजह से करती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है ना। और वो जो इलेक्ट्रॉन बॉडी लूज या फिर गेन करती है ना, वो इंटीजर वैल्यूज में ही होता है। ऐसा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है हम ऐसा कहें भाई अ बॉडी गेन्स 2.5 इलेक्ट्रॉन, हम ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो वो इंटीजर वैल्यूज में ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही होगी। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो इंटीजर वैल्यू ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। नॉन इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए जैसे जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है या फिर लूज कर रही है, तो वो इंटीजर फिक्स वैल्यूज ही होंगी इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए बच्चों जो भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में ही वहां पे क्वांटाइज्ड होता है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर छोटा सा आपको अगर एक्सरसाइज दिया जाए, आपसे ये पूछा जाए, है ना, छोटा सा एग्जांपल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन -1 कूलम चार्ज। तो बच्चों देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। चार्ज कितना है 1 कूलम, अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें तो ये हो जाएगा 1 कूलम। n तो हमें फाइंड करना है ना। E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहां से n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19। तो यहां से बच्चों कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी, है ना। और वो जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 6.25 इंटू 10⁻18, है ना। 10⁻18 ये हो जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों देखिए 10⁻18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 6.25 तो नॉन इंटीजर वैल्यू है। आप यहाँ पे ये भी देखिए 10⁻18 मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो ये फाइनली आपको एक इंटीजर वैल्यूज ही मिलना है। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, 1 कूलम्ब जितने, -1 कूलम्ब जितने चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन वाली कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। क्या लिखा हुआ देखिए, एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल one deals with the charge that are enormous compared to the magnitude of the charge E. Thus at this level मतलब macroscopic level, the quantization of charge has no practical consequence and can be ignored. अब बच्चों देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, मतलब जैसे बच्चों जो चार्ज जो है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब ये पॉइंट जो है इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक चार्ज Q1 है, उस चार्ज की वैल्यू बहुत कम है। मैं ऐसा मान लेता हूँ ये जो चार्ज है वो है 16 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। ये मैंने चार्ज ले लिया Q1 इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हम फाइंड करें, है ना, क्वांटाइजेशन के हिसाब से, तो क्या Q1 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं माइनस लिख दूं, है ना, इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो फाइंड करें तो माइनस चार्ज होगा। तो ये Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या N इंटू E। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए कोई भी चार्ज के लिए। तो Q1 का वैल्यू कितना है, अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻19, ये N, और ये E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहां से N का वैल्यू कितना निकल जाएगा बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻19 और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। तो 10⁻19 10⁻19 16 डिवाइडेड बाय 1.6, तो यहां से n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10। n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10। तो बच्चों देखिए यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो बहुत कम मिल रहा है। मतलब ये जो चार्ज है Q1 जो चार्ज है वो 10 डिस्क्रीट पार्ट में क्वांटाइज्ड है। 10 डिस्क्रीट ना 10 डिस्क्रीट पार्ट्स में क्वांटाइज्ड है ना, क्वांटाइज्ड है। मतलब ये जो चार्ज है Q1 -16 इंटू 10⁻19 वो 10 डिस्क्रीट मतलब 10 छोटे छोटे पार्ट्स में वहां पे क्वांटाइज्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻19। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो चार्ज हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इस तरीके से टोटल 10 स्टेप्स में
हम पहुंच सकते हैं यहाँ तक, है ना, -16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जो है वो थोड़ी ज्यादा ले ले, अगर मैं चार्ज ले रहा हूं Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, अगर माइक्रोकूलम को कूलम में लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, है ना। माइक्रो को अगर कूलम में लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो अगर यहाँ पे भी मैं ये लिखूं Q2 इज इक्वल टू N इंटू ई, Q2 इज इक्वल टू N इंटू ई, तो यहां से अगर मैं N की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू Q2 बाई ई। तो Q2 है 1 इंटू 10⁻16 सॉरी -6, और E जो है नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे बच्चों देखिए N की जो वैल्यू मिलेगी, बच्चों ये जो ऑपरेशन है इन दोनों वैल्यूज को अगर हम निग्लेक्ट कर दें, है ना, सिर्फ और सिर्फ पावर को कंसिडर करो, तो ये जो वैल्यू है N की वैल्यू वो 10⁻19 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो ये 10⁻13। आपको बच्चों जो N का वैल्यू मिल रहा है वो नियरली इक्वल टू 10⁻13 या फिर 10⁻12 भी हो सकता है ना, तो इस फॉर्म में मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो Q2 चार्ज है वो 10⁻13 पार्ट्स में क्वांटाइज्ड है ना। अब बच्चों एक छोटी सी चीज समझिए, अगर चार्ज जो है 0 कूलम से, है ना, चार्ज जो है वो 0 कूलम से अगर 1 कूलम तक अगर हम ले जा रहे हैं, तो उसमें बच्चों देखिए टोटल कितने स्टेप्स में ये 1 कूलम तक पहुंच रहा है, क्या इतने 10⁻13 स्टेप्स में। बच्चों देखिए 0 से लेके 1 तक टोटल कितनी वैल्यूज आ रही है, 10⁻13। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा वैल्यूज हो गई, तो इस केस में हम क्या मान सकते हैं मालूम है, ये जो 1 कूलम जितना चार्ज जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूअस है, क्वांटाइज्ड नहीं है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे 0 से लेके 1 के बीच में टोटल 10⁻13 मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूज है, ऑलमोस्ट सारी की सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे 0 के 1 के बीच में आ रही है। तो इस केस में ये जो 1 माइक्रोकूलम है ना, 1 माइक्रोकूलम जो है वो एक कंटिन्यूअस चार्ज है, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। ये जो है वो कंटिन्यूअस चार्ज है ना, हम ऐसा मान सकते हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। जबकि बच्चों देखिए वो कंडीशन यहाँ पे नहीं एज्यूम कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ 10 डिस्क्रीट पार्ट्स में ही क्वांटाइज्ड है, जबकि ये जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम वो इतने ज्यादा पार्ट्स में क्वांटाइज्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पे ये चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बच्चों जो है वो, है ना, मैं ये कह रहा है, ठीक है।